नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और चाइना के बॉर्डर पर जो खींचतान चल रही है उसके बारे में। हम जानेंगे कि ये खींचतान पहले से जारी है या ये अभी शुरू हुई है। इसकी डिटेल्स हमने ली हैं अवतार सिंह भसीन की इंटरव्यू से। अब ये अवतार सिंह भसीन कौन है? अवतार सिंह भसीन भारत के हेड ऑफ हिस्टोरिकल डिविजन्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं पूरे 30 साल। उन्होंने बताया कि 19वीं सदी में ब्रिटिशर्स ने अक्साई चिन्ह पर एक सर्वे करवाया था। उससे 2 रिजल्ट्स प्रोड्यूस हुए थे। पहले के हिसाब से उन्होंने एक जॉनसन्स आडा लाइन बनाई थी जिसके अकॉर्डिंगली सारे का सारा अक्साई चिन्ह भारत को सौंप दिया गया था, और दूसरा उन्होंने मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन बनाई थी जिसके अकॉर्डिंगली अक्साई चिन्ह सारे का सारा चाइना को दे दिया गया था। पर मजेदार बात यह है कि चाइना ने दोनों ही प्रपोजल्स एक्सेप्ट नहीं किए थे, पर हमारे फॉर्मर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑर्डर किया कि भारतीय मैप्स पे ये जो डिवीजन है पहले प्रपोजल के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जॉनसन्स आडा लाइन भारत के मैप पर भारत और चाइना को डिवाइड करते हुए दिखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफी डिसीजन ले लिया जिसमें चाइना की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी? और दूसरी बात ये थी कि 1954 में कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया गया जिससे वहाँ पर कोई पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करी जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस दिखाई जाए, या यहाँ तक कि उन्होंने कोई चेक पोस्ट भी वहाँ पर नहीं बनाई थी। केवल कुछ मुट्ठी भर भारतीय सैनिक वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए गए। तो फाइनली इससे डिवीजन हो गई, और 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाइना को एक नोट भिजवाया जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि हम लोग भारत और चाइना के बॉर्डर पर जॉनसन्स आडा लाइन मार्क कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम कोई भी चेक पोस्ट, कोई भी बिल्डिंग वहाँ पर नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन इतनी है नहीं। हम केवल कुछ भारतीय सैनिक वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए छोड़ देंगे। उधर चाइना में राजनीतिक खींचतान पूरे जोर पर थी जिसमें माओ कम्युनिस्ट और कुओमिंतांग के बीच में कुर्सी की लड़ाई चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि कुछ ही हफ्तों में माओ कम्युनिस्ट ने अपनी सरकार चाइना में बना ली और कुओमिंतांग हार गए। फिर जब चाइना के हालात सुधरे तो 120 किलोमीटर लंबी रोड अक्साई चिन्ह में पूरे 7 साल लगा करके बनाई गई। और मजे की बात यह है कि भारत को उसके बारे में कुछ कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन 1957 में जब भारत को ये पता चलता है कि चाइनीज़ ने 120 किलोमीटर लंबी रोड अक्साई चिन्ह में बना ली है, तो उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बोला कि कैसे जो चाइनीज़ लोग हैं वो भारतीय बॉर्डर के अंदर घुस करके बिना इंडियन वीज़ा के रोड बनाते हैं और हमें कन्वे भी नहीं करते। और भारत ने चाइना से अपने भारतीय सैनिकों के बारे में भी पूछा जो कि उन्होंने पेट्रोलिंग के लिए वहां पर तैनात किए थे। प्रॉब्लम वाली बात यह है कि उन भारतीय सैनिकों का आज तक कहीं कुछ पता नहीं चला। और दूसरा मुद्दा भारत और चाइना के बीच में जो था वो था तिब्बत और चाइना के बॉर्डर पर। 1914 में हेनरी मैकमहन लाइन बनाते हैं जो कि तिब्बत और चाइना के बॉर्डर को डिस्क्राइब करती है। लेकिन 1935 में वो खुद ही अपने इस डिसीजन को क्वेश्चन करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी 2 देशों की डिवीजन सिर्फ वर्बली डिसाइड नहीं कर लेनी चाहिए, वो बहुत प्रिसाइज मैनर से होना चाहिए। जिसका मतलब यही था कि जो मैकमहन लाइन थी वो बिना किसी सर्वे के बना दी गई थी, तो अब वो सर्वे ज़रूरी था, तो उसको दोबारा से मार्क किया जाना चाहिए था। दूसरे शब्दों में बहुत मीनिंगलेस था कि मैकमहन लाइन को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि मैकमहन ने ये लाइन मात्र एक पेन से भारतीय, तिब्बत और चाइना के नक्शे पर ड्रॉ करके बना दी थी। जब आप एक पेन से लाइन ड्रॉ करते हो तो 3 किलोमीटर उधर या इधर कुछ भी उसका पता नहीं चलता। दूसरी बात ये थी कि मैकमहन एक कार्टोग्राफर नहीं थे। कार्टोग्राफर्स प्रोफेशनल्स होते हैं जो मैप्स पर लाइंस ड्रॉ करके एरियाज को मार्क करते हैं, और ये काम तो कार्टोग्राफर का था जो कि प्रिसाइसली इस मैप पर लाइंस ड्रॉ करते। 1914 में मैकमहन ने ये लाइन इसीलिए ड्रॉ कर दी कि कोई उनको चैलेंज करने वाला नहीं था। अब
यहाँ पर 4 मुद्दे यहाँ पर खड़े होते हैं। पहला मुद्दा ये था कि ब्रिटिशर्स ने कभी भी नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ मैकमहन लाइन ऑक्यूपाई ही नहीं की थी, कभी उस पर उन्होंने कब्जा किया ही नहीं था। दूसरा, तिब्बत हमेशा ही त्वांग के अंडर रहा है, जबकि मैकमहन लाइन और सिमला कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली त्वांग भारत का पार्ट था। तीसरा मुद्दा ये था कि तिब्बत हमेशा ही मैकमहन लाइन को एडजस्ट करवाना चाहता था और चाहता था कि उसको एक इनडिस्प्यूटेबल तिब्बतियन टेरिटरीज कंसिडर किया जाए, जो कि भारत का हिस्सा रहा है। और 1944 में बसील गौड़, जो कि पॉलिटिकल ऑफिसर थे गैंगटॉक के, वो लासा जाते हैं तिब्बत में और फॉरेन ऑफिसर्स को लंदन में अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं और ये कन्वे करते हैं चाइनीज को और तिब्बतियंस को कि लासा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे का सारा बॉर्डर साउथ ऑफ त्वांग से एडजस्ट करेगी, जिसका मतलब ये था ये सारे का सारा एरिया तिब्बत को वापस जाता। और दूसरी बात ये थी कि इस समय दौरान तिब्बतियंस अपना सारे का सारा रेवेन्यू और टैक्स वो अपने पास ही रख रहे थे और ब्रिटिशर्स को नहीं दे रहे थे। अब अवतार सिंह भसीन बात करते हैं मैकमहन लाइन की। उससे पहले आपको बताते चलें कि उस समय चाइना के प्रधानमंत्री ज़ोउ एनलाए थे और ज़ोउ एनलाए ये लगातार कहते रहे कि मैकमहन लाइन को रीएडजस्ट किया जाए, मतलब उसको रीनेगोशिएट किया जाए, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये अनइक्वल ट्रीटी है। ये जो पॉलिसी बनी थी बॉर्डर के डिवीजन की, ये उस समय बनी थी जब चाइना अपने वीकेस्ट पॉइंट पर था, जब उसमें राजनीतिक खींचतान चल रही थी। चाइना ने ये रिपीट भी किया कि रीनेगोशिएटेड एग्रीमेंट में ईस्टर्न सेक्टर जो बॉर्डर है भारत का मैकमहन लाइन में जो आता है, चाइना एक्सेप्ट करेगा वो प्रेजेंट बॉर्डर और कोई भी टेरिटरी साउथ ऑफ मैकमहन लाइन में क्लेम नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में चाइना ये कह रहा था कि रीनेगोशिएशन तो हमें चाहिए, मैकमहन लाइन को दोबारा से प्रपोज किया जाए, पर हम आपको साथ में साथ ये गारंटी भी देते हैं कि ये वैसे ही रहेगी जो ये पहले थी, आप कोई भी टेरिटरी लूज नहीं करोगे। वो ये लगातार कहते रहे कि ये इनइक्वल ट्रीटी थी, क्योंकि हम बहुत बुरी हालात में थे जब आपने ये डिस्ट्रीब्यूशन की और आपने ये वर्बल डिस्ट्रीब्यूशन की थी। कई बार बातचीत चली भारत और चाइना के मैकमहन लाइन के बॉर्डर को लेकर के। सूरज सिंह और चेन यी में 2 राउंड्स चले थे इस बातचीत के। वो लोग आगरा गए और ये नेगोशिएशन उन्होंने वहां पर कैरी ऑन की। बड़ी अजीब बात है कि आप ये लोग कह रहे हैं कि हम टेरिटरी कोई भी रिक्लेम नहीं करेंगे, लेकिन रीनेगोशिएशन हमें चाहिए। सूरज सिंह ने कहा कि साउथ ऑफ मैकमहन लाइन में आप कोई भी टेरिटरी रिक्लेम नहीं करोगे, लेकिन रीनेगोशिएशन फिर किस बात की चाहिए आपको। और चेन येस ये हमेशा ही रिपीट करते रहे कि हम बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं कि आपने एक डिसीजन लिया और हम पे उस समय थोप दिया जब हम वीकेस्ट पॉइंट पे थे, क्योंकि उस समय चाइना में राजनीतिक खींचतान चल रही थी। चाइना ने ये भी कहा कि आप हम लोगों पे विश्वास रखिए, हम 1 इंच भी कोई भी टेरिटरी नहीं लेंगे साउथ ऑफ मैकमहन लाइन में से, वो वैसे ही रहेगा जैसे वो पहले था। पर हम इस ह्यूमिलिएशन के साथ नहीं रह सकते कि आपने हमें वीकेस्ट पॉइंट पे टारगेट किया जब चाइना में राजनीतिक खींचतान चल रही थी। और 1960 में चाइना ने एक स्वैप सजेस्ट किया। चाइना ने कहा कि मैकमहन लाइन के ईस्टर्न बॉर्डर पर भारत का सारा क्लेम चाइना एक्सेप्ट करता है, पर वो ये कहते थे कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्साई चिन पर चाइना का कंट्रोल हो। और हमें ये भी पता है कि अक्साई चिन का जो बॉर्डर था वो डिफाइन नहीं किया गया था, वहाँ पर 2 प्रपोजल थे और इंडिया ने अपने अकॉर्डिंगली जॉनसन सार्डा लाइन बना ली थी। लेकिन बाद में चाइना ने 120 किलोमीटर लंबी जो रोड बनाई वो 7 सालों में बनाई, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रपोजल इग्नोर कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये मिस्टेक थी जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी? दूसरे शब्दों में एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि इस मुद्दे को सुलझा सकती थी। हमें ईस्टर्न बॉर्डर पे वो सब कुछ मिल जाता जो हम चाहते थे और हमारा मैकमहन लाइन पर वही कंट्रोल रहता। दूसरी तरफ हमें थोड़ी सी नॉमिनल ओनरशिप हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर देनी पड़ती, जहां पर हमारा ऑलरेडी कंट्रोल नहीं था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो इंसिडेंट गोंका पास में हुआ अक्टूबर 1950 में, जबकि भारतीय पुलिसमैन शॉट किए गए वहां पर,
तो सभी तरफ ये शोर मचा कि चाइना ने हमें धोखा दिया है और भारतीय जनता ने यही समझा कि हमें चाइना के साथ कोई भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तरह बुरी सिचुएशन में फंस गए, क्योंकि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई भी तरह की बातचीत और नेगोशिएशन चाइना के साथ नहीं कर सकते थे, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुप्रीम कोर्ट में या किसी पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मेंशन ही नहीं किया कि चाइना कैसे रीनेगोशिएशन चाहता था। चाइना सारे के सारे जो बॉर्डर्स हैं वो भारत को देने के लिए राजी था, सिर्फ रीनेगोशिएशन में थोड़ा सा हिस्सा वो वापस चाहता था। तो अगर प्रधानमंत्री नेहरू ये पब्लिक को बता देते तो एक बातचीत चाइना से हो सकती थी, तो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाती और चाइना से बात करके ये मुद्दे तभी सुलझाए जा सकते थे। और 1962 में जब ये वॉर रुकी तो ज़ोऊ एनलाई ने रिक्वेस्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि वो अपने ऑफिसर्स उनके पास भेजें और उनके ऑफिसर्स से मिलें, क्योंकि उन्होंने वो सारे का सारा जोन जहां पर ये वॉर चल रही थी डीमिलिटराइज कर दिया है, ताकि बाद में फ्यूचर में वहां पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और वो चाहते थे कि बातचीत करके वहां पर चेक पॉइंट्स एस्टेब्लिश किए जाएं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात से मना कर दिया। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अब मैं आपको मिलूंगी दूसरे एपिसोड में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।